हाँ, शांत हो जाइए दोस्त। थोड़ा फाउंट को बड़ा कर। ध्यान दीजिए, अब शुरू करेंगे। बातचीत बंद कर दीजिए। पिछले कुछ दिनों से सेफ्टी को लेकर प्रशासन कुछ नाराजगी दिखाया था कोचिंगों पर। उसके बाद तो लगभग बंद ही था, लेकिन सेफ्टी को लेकर आप लोगों के बीच में भी कोई मतलब नहीं है, ये भी हम कहना चाहेंगे। आप लोग भी मतलब रखते हैं कि चलो भाई पैसा दे दिए, एडमिशन ले लिए, अब कोचिंग जाना है, नो प्रॉब्लम, जो कुछ हो कोचिंग में, हमको कोई मतलब नहीं। आप लोग जागरूक रहते, कोचिंग के आगे में 2 महीनों से बांस खड़ा के लिए है। कोई बांस किसी के कपार पर गिर जाएगा, फूट जाएगा, फिजिकल में पास हो पाएगा? और आप लोग एक बार भी उस बांस के बारे में कंप्लेन किए? आज भी बांस लगा हुआ है, कोई भी जाकर धरफरा सकता है। हाँ? लेकिन आप लोग को कोई मतलब नहीं है, लगाया है, कोचिंग वाला लगाया है। आप लोग उसी समय रिजिट हो तो बांस को हटाओ, नहीं तो दूसरा जगह क्लास लो। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्लास कैसे चल सकता है? रोशन आनंद को पैसा का भी कोई कमी नहीं है, दूसरी जगह क्लास नहीं ले सकता था? आप बुलेट थार बंटवा रहे हैं, 1-2 महीना के लिए दूसरा जगह क्लास नहीं ले रहे हैं। इन नौटंकी ने इसको क्या कहिएगा? अब कोई बोलेगा कि आप लोग झूठ मूठ के गलत नहीं बोले, आपको अंदेशा हम दिला रहे हैं कि आप लोग की भी गलती है। अरे जितना विद्यार्थी अब फोटो लेकर सोशल साइट पर डाल देगा ना, प्रशासन आएगा तुरंत बांस हटवाएगा। सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल साइट्स है कि नहीं है? ना तुझा बुलेट मिलेगा ताली, थार मिलेगा ताली, ठीक है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। किसी का कान का पार ढा सकता, कोई बात नहीं। अभी समय है दोस्तों, और ये आप लोगों का हक है, पैसा दिए जी। दारोगा ही बन जाना आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, ये भी ऐसा नहीं है। दारोगा बनने से पहले भारत का नागरिक है, उसका तो कर्तव्य कम से कम निभाइए, और जाके बांस खुलवाइए, ठीक है। और आपके कहने पर अगर ये बांस नहीं खुला तो आप मान लेंगे कि आप लोग भेड़ बकरी है, आप लोग आदमी नहीं है, ठीक है। पैसा दिए हैं, क्लास करिए, आपका अधिकार है दोस्तों। नहीं मान रहा है, फोटो खींचिए, सब डीएम एसपी को टैग करिए कि इसका बिल्डिंग तुरंत अंडर कंस्ट्रक्शन है, नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़वा रहा है पैसा ले करके। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं, और बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर
को सफलतापूर्वक हम लोग समझ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप बायोलॉजी के 10 चैप्टर के प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। सारा दारोमदार याद करने पर ही है। और जहां तक बायोलॉजी की बात है, 80% बातें सिर्फ 9th और 10th क्लास की है। मात्र 20% ही 11th और 12th के उसमें टॉपिक्स हैं। उसमें भी 11th और 12th के खासकर इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। 10 तक जो आप पढ़े हैं उसमें लगभग सब 9th और 10th क्लास के टॉपिक। तो 9th और 10th क्लास के टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से समझे, आप बेहतरीन तरीके से याद कर ले। याद ना हो तो ये तो विडंबना होगी कि हम ग्रेजुएट और 9th 10th का बात याद ना हो। उसमें भी बेहतरीन तरीके से ऐसा नहीं कि उड़ाते गए, हर चीज को समझाते गए। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और जीव विज्ञान, इन दोनों विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से एक बार शुरू करते हैं, जिसके प्रथम 3 चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हमने व्यापक परिवर्तन किया है ताकि परीक्षा के अनुरूप आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। और तैयारी जो आपकी हो रही है इस दृष्टिकोण से भी हो रही है कि दरोगा के अलावे बीपीएससी, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप जीएस का बादशाह कहलाइएगा, बरसते आपको स्टडी मटेरियल के प्रश्न कम से कम याद हो जाए। तो आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन, मुद्रा और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को ही हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। महंगाई के लिए ही एक स्टैंडर्ड वर्ड मुद्रास्फीति का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में होता है। दोस्तों, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। मुद्रा अलग चीज है और मुद्रास्फीति अलग चीज है। तो पहले हम लोग मुद्रा को समझेंगे कि मुद्रा क्या है, मनी क्या है। दोस्तों, पहले हम लोग मनी को समझेंगे, मुद्रा को समझेंगे। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति क्या अपने आवश्यकता के सारे वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सकता है? नहीं। अगर अपवाद में कुछ अनुसूचित जनजातियों को हम हटा दें, क्योंकि आज भी कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं जो जंगलों में रहते हैं और बृहद मानव आबादी से उसका कोई संपर्क, और वे अपने आवश्यकता के हर चीज खुद उत्पन्न करते हैं या जंगलों से एकत्र करते हैं। कुछ अनुसूचित जनजातियों को अगर हम अपवाद मान ले तो एक बात क्लियर आप भी मानिएगा कि कोई एक व्यक्ति अपने आवश्यकता के सभी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। बताइए, कर सकता जी? कोई एक व्यक्ति अपने जरूरत या अपने आवश्यकता की सारी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन स्वयं कर सकता है? नहीं कर सकता है। जरा सोचकर बताइएगा, नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक मानव की आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब आज के मानव की मूलभूत आवश्यकता है। हम मोबाइल
भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, मोबाइल, ये मानव की आज की मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। क्या एक मानव अपने लिए स्वयं मोबाइल बना सकता है, विद्युत बना सकता है, सड़क बना सकता है? ज्यादा से ज्यादा होगा कि वो सब्जी लगा सकता है कि ना है? तो एक बात तो क्लियर है कि कोई एक व्यक्ति अपने आवश्यकता के सभी वस्तु एवं सेवा, सेवा मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एक प्रकार का सेवा है, भोजन, वस्त्र एक प्रकार का वस्तु है, अपने आवश्यकता के सभी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। क्या इसमें कोई गलती है? बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के सारी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति अपने आवश्यकता के सभी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है तो वो क्या कर सकता है ताकि वे उनकी आवश्यकताएं पूरा हो? आवश्यकता तो पूरा होना जरूरी ना है जी, लेकिन दिक्कत है वो अपने लिए खुद से सब कुछ का उत्पादन नहीं कर सकता। इस स्थिति में व्यक्ति को, इस स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति को सहायता करेगा एक अन्य माध्यम जिसका नाम है दोस्तों विनिमय। क्या नाम है? विनिमय। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय जिसको टुकड़ा टुकड़ा करिएगा तो खरीदना और बेचना ही क्या कहलाएगा? यानी विनिमय एक ऐसा शब्द है जिसमें खरीदना बेचना दोनों शामिल। तो कोई भी व्यक्ति अपने आवश्यकता की सारी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन स्वयं से नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें अपनी आवश्यकताओं को तो जीवन जीने के लिए पूरा करना ही होगा, लेकिन वे स्वयं से उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह व्यक्ति क्या करता है? विनिमय। विनिमय किसका करेगा? तो जो उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता है, स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता है, उसका वो क्या करेगा? खरीद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? व्यक्ति विनिमय करेगा और विनिमय के अंतर्गत जो उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता उसको वो क्या करेगा? खरीद करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जिसका उत्पादन कर रहा है वो अपने आवश्यकता से ज्यादा कर ले, तो इसके लिए वह खरीद के साथ साथ और क्या कर सकता है? बिक्री। बिक्री उसका करेगा जिसका उत्पादन कर सकता है। और अगर ऐसा करेगा तो क्या उनकी आवश्यकता अन्य व्यक्तियों की सहायता से पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक व्यक्ति अपने आवश्यकता के सभी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं कर सकता है, फलस्वरूप उन्हें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। किस पर? विनिमय पर, अर्थात खरीदने और बेचने पर। इस विनिमय के दौरान वो करेगा क्या? तो जिसका उत्पादन कर सकता उसकी वो क्या करेगा? बिक्री करेगा, और जिसका उत्पादन नहीं कर सकता उसको वो क्या करेगा? खरीद करेगा। लेकिन ये कैसे होगा? हाउ पॉसिबल? ये होगा कैसे? खरीद बिक्री होगा कैसे? तो यहीं पर दोस्तों आता है मदद करने के लिए क्या? मुद्रा। यानी क्या? मनी। जब वो बिक्री करेगा तो तब बिक्री कर देगा और उसके बदले वो क्या ले लेगा? क्या ले लेगा? मुद्रा।
और जो मुद्रा वो लेगा उसके द्वारा वो क्या कर लेगा, खरीद कर लेगा, है कि ना है। ये व्यक्ति क्या करेगा, विनिमय के समय, बिक्री करते समय अपना वस्तु दे देगा और उससे मुद्रा ले लेगा। अब फिर मुही मुद्रा लेकर यहां पर आकर के क्या कर लेगा, खरीद कर लेगा। कई ये मुद्रा के बिना ये आपको संभव लग रहा था विनिमय, इस व्यक्ति को खरीदना है, बेचना है, क्या ये विनिमय बिना मुद्रा का संभव है? नहीं ना है। असंभव है तो बहुत पेचीदा होगा। लेकिन मुद्रा ने इस विनिमय को एकदम आसान बना दिया कि नहीं बना दिया? बिल्कुल, जहां बिक्री कर रहा है कर वस्तु दे दीजिए, मुद्रा ले लीजिए। व्यक्ति भी कर रहा है, बिल्कुल मुद्रा दे दीजिए। अब फिर जहां पर खरीद करेगा उसको ये जो मुद्रा एकत्रित किया वो इस खरीदने, जहां से खरीदेगा उसको दे देगा, बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लेगा। दोस्तों, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो किस प्रक्रिया को आसान बनाता है, विनिमय को आसान बनता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा से समृद्धि को, ग्रोथ को खरीदा नहीं जा सकता है। मुद्रा केवल एक ऐसी वस्तु है दोस्तों जो किस प्रक्रिया को आसान बनाता है, विनिमय के प्रक्रिया को आसान बनाता है। और विनिमय प्रत्येक मानव के जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है दोस्तों, उसके बिना शायद ही जीवन जीना संभव ना हो। विनिमय प्रत्येक मानव के जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है, खरीदना और बेचना, अर्थात विनिमय हर मानव के जीवन का एक आवश्यक भाग है। और उस आवश्यक भाग जिसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से हो सकता है, वही माध्यम का नाम क्या है दोस्तों? मुद्रा है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के प्रक्रिया को आसान बना देती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल बना देती है, या मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम को सरल बना देती है, या जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। अगर ये माध्यम मुद्रा हमारे पास नहीं रहेगा, विनिमय करना बहुत अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा, अत्यंत जटिल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मुद्रा आकर के उन सारे जटिलताओं को दूर कर देता है ताकि लोग आसानी से खरीद और बिक्री अर्थात विनिमय कर सके। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो किसके माध्यम का कार्य करती है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो मानव जीवन के किस प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना देती है। मुद्रा के अभाव में मानव जीवन की कौन सी प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाएगा? विनिमय के अंतर्गत बिक्री भी शामिल है और खरीद भी शामिल है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? ध्यान समझ गए ना? और मुद्रा में कोई भी वस्तु हो सकता है। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकता है। कोई भी वस्तु जो विनिमय को आसान बना रहा है, निश्चित ही आप उसे क्या कह सकते हैं? मुद्रा। उदाहरण के लिए आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन सिगरेट पीना जरूरी है, तो आप अपने स्मार्ट वॉच निकाल करके सिगरेट दुकानदार को दे दिए कि स्मार्ट वॉच लो, सिगरेट लाओ। और दुकानदार ने ऐसा ही कि आपका स्मार्ट वॉच लेकर के आपको सिगरेट दे दिया, तो वहां पर स्मार्ट वॉच किसकी भूमिका अदा कर रहा है? मुद्रा की भूमिका अदा कर रहा है। केवल कागज का नोट और सिक्के मुद्रा नहीं है, बल्कि हर वो वस्तु मुद्रा होगा जो किसके माध्यम का काम करेगा? विनिमय का माध्यम का काम। बात समझ रहे हैं ना? तो जो भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम के रूप में काम कर रहा है, वो मुद्रा कहलाने योग्य है। मुद्रा केवल कागजी नोट और सिक्के नहीं होते हैं, बल्कि मुद्रा हर वो वस्तु होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, गांव सब में देखे होंगे आज भी लोहा दो प्याज लो।
है कि नहीं है? और हमारे गांव में तो दिन में 3 बार आता है। ठीक है ना? किन्हीं गांव में ऐसा प्रथा है कि वहाँ कोई ऐसा मतलब फेरी वाला आता हो, लोहा लेता हो, प्याज देता हो। हमारे गांव में हम कई बार देखे हैं। तो आज भी कई ऐसे फेरी वाले गांव में जो लोगों के अनुपयोगी लोहे को ले लेते हैं और उसके बदले में उतना ही प्याज दे देते हैं। वहां पर भी विनिमय हो रहा है और वहां पर लोहा ही किसकी भूमिका अदा कर रहा है? मुद्रा की भूमिका अदा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के अंतर्गत केवल कागज का नोट और सिक्के नहीं आते हैं, बल्कि मुद्रा के अंतर्गत हर वो वस्तु आती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे। लेकिन दोस्तों, मुद्रा का आविष्कार हाल फिलहाल में हुआ है। जब आप प्राचीन भारत पढ़ते होंगे उस समय भी मुद्रा का व्यापक रूप से विकास नहीं हुआ था, और भारत में तो व्यवस्थित मुद्रा का विकास शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ था। दिल्ली सल्तनत के काल में भी देखिएगा तो मुद्रा का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं था, और मोहम्मद तुगलक का जब शासनकाल पढ़िएगा उसमें तो सब मुद्रे बना रहा था पूरे राज्य में उसका नागरिक है। तो जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी इस पृथ्वी पर, तब से ही शुरू हो गया होगा विनिमय। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? खरीदने बेचने अर्थात विनिमय की शुरुआत तो उसी समय हो गई होगी जिस समय मानव सभ्यता ने एक निश्चित आकार ले लिया। लेकिन जिस समय मानव सभ्यता आकार लिया और विनिमय की शुरुआत हुई, निश्चित तौर पर उस समय मुद्रा का खोज नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन विनिमय तो होता ही होगा। विनिमय तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया जाते थे व्यापार करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के सभ्यता से काफी नजदीकियां इतिहासकारों ने दर्ज किया है। तो विनिमय की शुरुआत तो उसी समय हो गई जिस समय मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन उस समय निश्चित ही मुद्रा का खोज नहीं हुआ था दोस्तों। तो सवाल यही है कि जब मुद्रा नहीं था तो विनिमय कैसे होता था? एक्सचेंज का काम कैसे करते थे लोग? सवाल यह है दोस्तों कि जब मुद्रा नहीं था तो विनिमय यानी खरीदने बेचने का कार्य कैसे होता था? तो मुद्रा का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो खरीदने और बेचने का कार्य किसके द्वारा हुआ करता था? वस्तु के द्वारा। यानी लोग क्या करते थे, उनके पास जो वस्तु था वो दूसरों को देते थे और दूसरों से अपने जरूरत का वस्तु ले लेते थे। यानी विनिमय आधारित था किस पर? तो जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तब विनिमय की प्रक्रिया को कौन संभालेता? वस्तु, जिसकी झलक आज भी आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाएगा। लोहा देकर प्याज लेना, गेहूं देकर आइसक्रीम लेना, ये सब एक प्रकार की वस्तु देकर वस्तु लेने की प्रक्रिया है कि नहीं है? तो जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तो विनिमय किस पर होता था? और इसे कहते थे दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु देकर वस्तु लिया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय की अथवा खरीदने बेचने की ऐसी प्रणाली जिसमें लोग अपने
अनावश्यक वस्तु दूसरे को देकर उनसे अपने आवश्यक की वस्तु खरीदे, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु देकर वस्तु लेने की जो प्रणाली है वही क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तो विनिमय किस प्रणाली पर आधारित था? जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तो विनिमय किस प्रणाली पर आधारित था? ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु देकर वस्तु लिया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? लंबे समय तक विनिमय किस प्रणाली पर आधारित रहा? या जब तक मुद्रा की खोज नहीं हो गई तब तक विनिमय किस सिद्धांत के आधार पर होता था? और ये प्रणाली आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, बल्कि आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ इस प्रणाली की झलक देखने को मिल जाती है कि ना है? बहुत हम भी तो आज भी देखते हैं, खासकर किसान के घर में मान लीजिए गेहूं उपजा तो कुछ गेहूं जो है बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं, किसान अच्छा छोड़ करके रख लिया। अब कुछ गेहूं क्या हो गया, गड़बड़ सरबर है, तो उसको वो क्या कर देता है, अलग कर देता कि मवेशी को खिला देंगे, ये खिला देंगे। और दूसरा वैसे गेहूं उसके बाद फेरी वाले को देने के लिए उपयुक्त रहता है। और आज भी ये प्रणाली चल रहा है क्योंकि आवश्यकता है, क्योंकि किसान के घर में आज भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट उपजते हैं जिसको वो खुद रखना नहीं चाहता, मवेशी को खिलाना चाहता है। ऐसे भी प्रोडक्ट जो है मार्केट लाइन में आकर के प्रोडक्ट बन जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली को आज भी चलाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली में ढेर सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती गई। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, विनिमय की जो ये प्रणाली थी इसमें ढेर सारे कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, ढेर सारे कठिनाइयां। आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां समय के साथ उत्पन्न होती गई, आइए उसको हम एक एक करके अब समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब प्रचलन में था तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होते गई, कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होते गई। आइए एक एक करके वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई, आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई। अब ये क्या है, इसी को समझिए कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपके पास, आप समझिए कि आप कब जीवन जी रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है तब आप जीवन जी रहे, और उस समय की स्थिति को सोचिए कि आपके पास क्या है, घोड़ा है, और घोड़ा को बेचना है, गाय खरीदना है। एक व्यक्ति को वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या बेचना है और उसके बदले उसे क्या खरीदना है, गाय खरीद रहा है। समझिएगा, अब प्रचलित है क्या, अब व्यक्ति को घोड़ा बेचना है, गाय खरीदना है, लेकिन यह तब संभव होगा जब यह ऐसे व्यक्ति को खोज ले जिन्हें घोड़ा की जरूरत है और उसके पास गाय भी है, तब ना इसका घोड़ा बिकेगा। बस समझ रहे ना, वर्तमान समय की बात करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, घोड़ा बेचेंगे, मुद्रा लेंगे, मुद्रा लेकर फिर गाय खरीदने चले जाएंगे, गाय खरीद लेंगे। लेकिन
वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अगर एक व्यक्ति को घोड़ा बेचना है, गाय खरीदना है, तो पहले इस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके जो घोड़ा लेने के लिए उत्सुक है और साथ साथ उसके पास गाय भी है, तब जाकर ये घोड़ा को बेच सकता है और गाय खरीद सकता, नहीं तो नहीं। इसे ही कहते हैं क्या? आवश्यकता का। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय तब ही हो सकता है जब एक की आवश्यकता दूसरे को और दूसरे की आवश्यकता पहले को हो, यानी आवश्यकता का क्या हो? दोहरा संयोग हो, तब ही संभव हो पाता था क्या? विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना जरूरी था, तब जाकर विनिमय हो पाता। यानी कि एक की जरूरत दूसरे की क्या हो? आवश्यकता हो। सॉरी, बस आवश्यकताओं का दूसरे समय का मतलब कि जो वस्तु एक व्यक्ति बेचना चाहता है उसका लेनदार कोई हो और उसके पास उसकी आवश्यकता की भी वस्तु हो, तब जाकर विनिमय सरल हो सकता है, बन सकता है, नहीं तो इस प्रणाली में विनिमय संभव है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कई दिक्कतों में सबसे पहली दिक्कत क्या था? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। आवश्यकता के दोहरे संयोग में वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय तब ही संभव था जब दो व्यक्तियों की वस्तु एक दूसरे की आवश्यकता बने। जब दो व्यक्तियों की वस्तु एक दूसरे की आवश्यकता बने, तब ही वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हो सकता था? विनिमय हो सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब दो व्यक्ति की वस्तु दोनों एक दूसरे की आवश्यकता हो, ये थोड़ा खोजना बड़ी मुश्किल हो जाता था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग समझ गए ना? यानी दो व्यक्ति की वस्तु और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता हो, इसे ही कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्लियर हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई को समझ गए। दूसरी बड़ी कठिनाई व्यापार की लागत अधिक होना। वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर दो व्यक्ति को वस्तु एक दूसरे को बेचना है तो वह वस्तु एक दूसरे की आवश्यकता भी होनी चाहिए, तब जाकर बिकेगा, विनिमय होगा, है कि ना है? तो ऐसी स्थिति में यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी दिक्कत था कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खोजना। जैसे घोड़ा वाला को घोड़ा बेचना है, गाय खरीदना है, तो एक आदमी खोजेगा कि किसको चाहिए घोड़ा, जिसके पास गाय है। खोज रहे हैं, गांव का गांव जा रहे हैं, कस्बा कस्बा जा रहे हैं, जाने में खर्चा हो रहे हैं। और यही कारण था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो व्यापार होता था उसकी लागत बहुत अधिक होती थी, प्रॉफिट लोगों को बहुत कम होता था। ये दूसरी कठिनाई। आज जो आप फ्लिपकार्ट से अमेरिका में बैठकर भारत से सामान खरीद लेते हैं, उल्टा बोल दिए। आज जो आप भारत में बैठकर अमेरिका से सामान खरीद लेते हैं, सपोज कीजिए मुद्रा नहीं रहता, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही होती, तो आप ऐसा कर पाते? क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में विदेश व्यापार संभव है? नहीं संभव है। जब तक वस्तु लेकर जाइएगा, वस्तु बीच में खराब हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में घोड़ा बेचने के लिए आप उससे सऊदी अरबिया ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उसकी लागत क्या हो जाएगी? अधिक।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई कि इस प्रणाली में व्यापार करने की जो लागत होती थी वह बहुत अधिक होती थी, लाभ बहुत कम होता था, व्यापार उतना विस्तृत नहीं था जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। तीसरी वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई का अभाव। एक वस्तु की कीमत या मूल्य क्या होगी उसको मापने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई समान इकाई नहीं था। उदाहरण के लिए आज आपके पास कई समान इकाइयां हैं, जैसे रुपया है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। इन सब में आप मूल्य को आसानी से माप सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए किसी वस्तु के मूल्य को मापना, किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा ये बताना वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी कठिन था दोस्तों। एक व्यक्ति को घोड़ा बेचना है और कह सकता हूं कि एक घोड़ा के बदले 2 गाय चाहिए। कोई आ सकता है कि दोस्त हमारे पास गाय नहीं है, बकरी है, वो कितना, तो फिर ये कह रहा कि 10 बकरी दो तुम, तब एक घोड़ा मिलेगा। फिर कोई आ रहा कि नहीं हमको घोड़ा लेना, लेकिन हमारे पास चावल है, चावल वो कितना देना पड़ेगा। घोड़ा वाला दिमाग खराब, चावल है आपको लगेगा 50 क्विंटल चावल। मूल्य की इकाई लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में, मौद्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। घोड़ा का दाम 50,000 है। मौद्रिक प्रणाली में एक घोड़ा का दाम 50,000 है, हो गया, खेल खत्म। गाय वाला आएगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, गाय बेचिए 50,000 पुर जाकर लेके आइए, नहीं तो मिला कर लेकर आइए। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में तो डेगे डेग दिक्कत, डेगे डेग बुझ रहे हैं, हाँ, चप्पे चप्पे पर दिक्कत। घोड़ा वाला का दिमाग खराब हो रहा है कि कभी गाय वाला आ रहा है कि कितना गाय देना है, कभी बकरी वाला आ रहा है कितना बकरी देना है, कभी चावल वाला आ रहा है कि चावल ले लीजिए, घोड़ा दे दिए, घोड़ा तो दे देंगे, किसके बदले क्या क्या लेंगे, कहना संभव नहीं है। यानी समान इकाई का क्या है, अभाव है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी एक वस्तु के मूल्य को कई वस्तुओं के मूल्य में आंकना पड़ना था, क्योंकि समान इकाई था ही नहीं दोस्तों। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी दिक्कत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत व्यापार का लागत बहुत ऊंचा था, अत्यधिक था। तीसरी बड़ी दिक्कत की मूल्य के समान इकाई का क्या था, अभाव था। किसी वस्तु या किसी सेवा का मूल्य कितना रहेगा इसको कई वस्तुओं से मापना पड़ता था, क्योंकि समान इकाई था ही नहीं दोस्तों। चौथा दिक्कत, आस्थगित भुगतान करने में कठिनाई। अब यहां पर एक शब्द है आस्थगित भुगतान। आस्थगित भुगतान किसे कहते हैं, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को अंग्रेजी में पेमेंट कहते हैं दोस्तों। भविष्य में किए जाने वाले हर भुगतान को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, आस्थगित भुगतान कहा जाता है। आस्थगित भुगतान, जैसे कि आप अगले महीने रूम किराया दीजिएगा तो रूम किराया आपके लिए क्या है, आस्थगित भुगतान। तो भविष्य में जो पेमेंट आप करने वाले हैं उसे ही आस्थगित भुगतान कहते हैं दोस्तों।
और वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में होने वाला भुगतान अथवा स्थगित भुगतान भी वस्तु के रूप में होगा, वस्तु के रूप में होगा। और जब भविष्य खत्म होकर वर्तमान पर आएगा, जब देने की बारी आएगी, हो सकता है वस्तु सड़ जाए, हो सकता है जिस वस्तु को उत्पादन करना चाहे वो उत्पादन ना हो। कई तरह के कई कारण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और हो सकता है वो स्थगित भुगतान करने में फाइल हो जाए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे भुगतान करना लोगों के लिए अत्यंत कठिन था, जो भविष्य में उसे करना पड़ता। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेते हैं कि दो भैया 500 रुपया दो, गांव से आएंगे ना दे देंगे। समझिए, क्या यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव था? नहीं, क्योंकि उस समय मुद्रा थी नहीं। लेना है तो वस्तु लेना है, देना है तो वस्तु देना है। और किसी को भविष्य में वस्तु के रूप में भुगतान करना है तो हो सकता है भविष्य में उस वस्तु के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, वस्तु सड़ जाए, वस्तु की चोरी हो जाए। वस्तु है तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यानी आप समझ लीजिए कि आज जिस तरह से ऋण लेने और देने की प्रक्रिया चल रही है, ऋण लेने देने की ऐसी प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली में कतई नहीं चलता था। आज तो वर्तमान समय में तो ऋण देना और लेना एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है। बैंकों की कमाई ऋण देकर ब्याज वसूलने पर ही टिका हुआ है। लेकिन यह ऋण देने और लेने का खेल वस्तु विनिमय प्रणाली के जमाने में नहीं हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान करने में कठिनाई होती थी। क्या जी नहा सुना के आए हैं, सो रहे हैं? जाकर ये टूल पर से गिर जाइएगा। पांचवा नंबर, पांचवी कठिनाई, पांचवी सबसे बड़ी कठिनाई, पांचवी सबसे बड़ी कठिनाई धन संचय। धन संचय का मतलब क्या होता है? बचत। धन संचय में कठिनाई। धन संचय में आज मुद्रा है, आज आपके पास मुद्रा है तो आप ढेर सारे बचत कर सकते हैं अथवा धन संचय कर सकते हैं कि बाद में मेरा बाल बच्चा होगा तो उसका उपयोग करेगा, अच्छा जिंदगी जिएगा। बहुत लोग का मोटिव रहता है जी कि अपना कष्ट में हैं तो हैं, बाल बच्चा जो आएगा कब आएगा, कैसा होगा नहीं होगा, उसके लिए जमा करके, है कि नहीं है? समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कमाने वाले को अपने से ज्यादा दूसरे का टेंशन है। आजकल और एक फ्लैट सब जो बिकता है खासकर शहर में, तो एक आदमी फ्लैट खरीदने गया तो बिल्डर बोला कि 99 साल के लीज पर जो है आपको फ्लैट दिया जाएगा। लीज पर ही बिकता है, हालांकि बाकायदा सरकार के अंतर्गत उसकी रजिस्ट्री होती है, कानून का पूरा पालन होता है, लेकिन मेमोरी बिल्डिंग जो बनता है उसका वो बिल्डर जो है, जो बिल्डर वो 99 साल का देता है कि 99 साल तक बिल्डिंग को कुछ होने वाला नहीं। तो व्यक्ति रुष्ट, 99 साल मतलब बेटा सब जो होगा वो बाहर में आकर रहेगा। चौंक गया। तब बिल्डर उसको समझा कि 40 साल हो गए हैं, 99 का आधा होगा, अब चल जाइएगा। काहेल इतना सोच रहे हैं? एक 45 साल के व्यक्ति को 99 साल के बिल्डिंग लीज पर मिला, वो पूरा जिंदगी वो खुद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, आधी जिंदगी जिएगा, खत्म। लेकिन फिर भी लोग भविष्य की सोचकर इस लीज को भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसको पता है कि हम इतने दिन जीने ना है, हम खुशी से इस बिल्डिंग में रह लेंगे, लेकिन बाल बच्चा को सोचते हैं अभी का जिंदगी बर्बाद कर लेता है।
खैर वो जब हम सोशल साइंस पढ़ाएंगे तब विस्तार से बात करेंगे। धन संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय करने में कठिनाई होती थी, बचत नहीं कर पाते थे लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत करिएगा तो वस्तुएं न करिएगा। अब वस्तु का कितना दिन बचत हो जाएगा? साल 2 साल हो जाएगा। अब बाबा रामदेव जैसे लोग हैं वो अलग बात है कि 12 साल पुराना बासमती चावल वो बेचते हैं। मतलब वो बासमती चावल को 12 साल तो स्टोर कर सकते हैं। और सही से देखिएगा तो बिजनेस का 12 साल नहीं हुआ है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय करने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। बचत करने का कोई प्रावधान वस्तु विनिमय प्रणाली में था ही नहीं एक तरह से, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग अगर बचत करना चाहेगा तो वस्तु का बचत करेगा, लेकिन वस्तु नाशवान होता है। तो आज मुद्रा के जमाने बचत जितना आसान हुआ है, आज मुद्रा के जमाने बचत जितना आसान हुआ है, उतना आसान वस्तु विनिमय प्रणाली में थी नहीं। और अंतिम दिक्कत, धन हस्तांतरण करने में कठिनाई। क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही किसकी भूमिका निभाता था? क्या उसको बहुत दूर तक हस्तांतरित किया जा सकता था? आज आप कहीं पर भी है, आप अपने गार्जियन से पैसा मंगा सकते, धन को मंगा सकते। और ऐसा इसलिए कि आज मुद्रा का प्रयोग हो रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ना बैंक था ना मुद्रा थी। लोगों के पास वस्तु के रूप में ही उसका धन संचित रहता था, जिसको वो हस्तांतरित करके यानी एक जगह से दूसरे बहुत दूर तक उसे भेज नहीं सकता था। दोस्त क्लियर बात समझ में आई? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयां याद हो गया, क्या क्या कठिनाई थी? इसके अलावा कोई कठिनाई नहीं थी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि विनिमय की शुरुआत, खरीद बिक्री की शुरुआत तो मानव सभ्यता के शुरुआत के साथ ही हो गया होगा, परंतु उस समय मुद्रा का खोज निश्चित ही नहीं हुआ था। तो बहुत पुराने समय में जो विनिमय अथवा खरीद बिक्री होता था वो किसको ले देकर, और जब कोई व्यक्ति वस्तु देकर वस्तु खरीदता है अपने लिए, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? लंबे समय तक विनिमय किस प्रणाली पर आधारित रहा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को कई तरह की कठिनाइयां होने लगी। सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दौरे संयोग, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में दो व्यक्ति जो वस्तु को बेचेगा खरीदेगा, वो दोनों वस्तु एक दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी विनिमय संभव था, नहीं तो नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई की आवश्यकता के दौरे संयोग में कठिनाई था। दूसरी की व्यापार की लागत अधिक थी। तीसरी मूल्य को मापने के लिए समान इकाई नहीं था। एक वस्तु के मूल्य सभी वस्तुओं के मूल्य में व्यक्त करना पड़ता था, कोई एक समान इकाई नहीं था। भविष्य में होने वाले भुगतान जैसे ऋण का भुगतान, किराए का भुगतान करना भी वस्तु विनिमय प्रणाली में आसान नहीं था। धन संचय और धन हस्तांतरण करना भी वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं। धीरे धीरे जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां उत्पन्न होती गई, कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, तो एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कहावत आप सुने होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
जब लोग धन संचय करने की आवश्यकता महसूस करने लगे, धन हस्तांतरण करने की आवश्यकता महसूस करने लगे, व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करने लगे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, तो वही आवश्यकता ने किसको जन्म दिया? मुद्रा को जन्म दिया। यानी मुद्रा का आविष्कार तब हुआ जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां एक एक करके उत्पन्न होने लगी। जब वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां एक एक करके उत्पन्न होने लगी तो निश्चित ही लोग विनिमय को आसान बनाने के लिए कई तरकीबों को आजमाने लगे और एक दिन वो तरकीब कामयाब हुआ और आविष्कार हुआ क्या? मुद्रा का। जिस तरह मानव सभ्यता में आग का आविष्कार मानव सभ्यता का दिशा और रुख को सीधा मोड़ कर रख दिया, आग का आविष्कार जिस तरह मानव के सभ्यता पर अपना असर डाले, पहिया का आविष्कार जितना मानव सभ्यता पर असर डाला उनसे भी कहीं अधिक असर पड़ा जब आविष्कार हुआ मुद्रा का। मुद्रा का आविष्कार मानव के द्वारा किया गया कोई छोटी मोटी आविष्कार नहीं है। मुद्रा का आविष्कार मानव सभ्यता के जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व आग का आविष्कार रखता है, जितना महत्व पहिया का आविष्कार रखता है। दोस्तों, तो प्रारंभ में जो मुद्रा की आविष्कार हुआ था वो हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए। सबसे पहले मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, वो हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और सच में मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सारे कठिनाइयों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब आवश्यकता के दौरे संयोग में कोई कठिनाई नहीं है, जो बेचना है बेच डालिए, ले लीजिए। क्या अब फिर मुद्रा को लेकर जाइए, जो खरीदना है खरीद डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता के दौरे संयोग जो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई थी उसको तो इन्होंने चुटकी में दूर कर दिया, चुटकी। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो चूंकि मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था, इसलिए मुद्रा का सर्वोत्तम परिभाषा यही दिया जा सकता है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह सबसे सर्वोत्तम परिभाषा है मुद्रा का, क्योंकि मुद्रा का उद्भव या मुद्रा का आविष्कार भी इसी कारण हुआ था। लेकिन आज के समय, वर्तमान समय में मुद्रा का कार्य काफी व्यापक और विस्तृत हो चुका है। शुरुआती दिनों में तो मुद्रा का आविष्कार केवल विनिमय को सरल बनाने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुद्रा का कार्य बढ़ता गया। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में तो मुद्रा का कार्य इतना व्यापक, इतना विस्तृत है कि एक एक करके मुद्रा के कार्य को लिखना चालू कर दे तो निश्चित तौर पर एक किताब तो हम लिख ही सकते। और कई अर्थशास्त्री ऐसे हैं, प्रोफेसर कोलबर्न ऐसे अर्थशास्त्री है, कई ऐसे अर्थशास्त्री है जो केवल मुद्रा के कार्य के ऊपर एक किताब लिख चुके हैं। वर्तमान में मुद्रा का कार्य बहुत व्यापक और बहुत विस्तृत। और सबसे सामान्य परिभाषा, आप के जीवन में कभी यह घटना घटित जरूर हुई होगी। आप जा रहे हैं और सड़क पर मिल गया मुद्रा, उठा लिए, पॉकेट में रख ली। क्या कभी किसी को सड़क पर या राह चलते मुद्रा मिला है? तो 10 रुपए ही क्यों न मिले, खुशी होती है कि नहीं होती? खुशी होती है कि नहीं होती है?
यानी हम ये तो कह ही सकते कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका सड़क पर अचानक मिलने से खुशी आती है। क्या कोई दिक्कत है जी? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसका सड़क पर मिल जाने से खुशी उत्पन्न हो जाती है। क्या ये परिभाषा देंगे तो यह किसी भी आधार पर गलत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता ये सही है। और तो और आप देखे होंगे कोई मुद्रा को उड़ाकर रुतबे भी दिखाए जाते हैं। क्या जी? तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके आने से रुतबे में वृद्धि होती है। तो आजकल मुद्रा के कार्य बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत है। वर्तमान समय में लोगों को खुशी भी तब होती है जब उनके घर में मेहमान नहीं मुद्रा आती। और जब मुद्रा के कार्य इतना व्यापक, इतना विस्तृत है, तो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिभाषा भी अलग तरीके से दिया है। यानी मुद्रा के कार्य वर्तमान समय में इतना व्यापक, इतना विस्तृत हो चुका है कि मुद्रा का एक परिभाषा देना उचित नहीं होगा। इसीलिए समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है। समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को जो अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला परिभाषा है मुद्रा का स्वीकृति के आधार पर। दूसरा परिभाषा है मुद्रा का कार्य के आधार पर। तीसरा परिभाषा है दोस्तों वैधानिक, लीगल डिफिनेशन। तो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को जो परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर आप अल्फ्रेड मार्शल के परिभाषा को पढ़िएगा, अगर आप सेलिगमैन की परिभाषा को पढ़िएगा, अगर आप रॉबर्टसन के परिभाषा को पढ़िएगा, ये सब अर्थशास्त्री है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो मुद्रा की परिभाषा दिया है, सेलिगमैन ने जो मुद्रा का परिभाषा दिया है, रॉबर्टसन ने जो मुद्रा का परिभाषा दिया है, वो परिभाषा किस पर आधारित है? स्वीकृति पर। मार्शल का कहना है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो बिना किसी जांच के, बिना किसी संदेह को खर्चे के चुकाने में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यानी मार्शल का कहना है मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो बिना किसी संदेह, बिना किसी जांच के लोगों के बीच प्रचलित रहती है। सेलिगमैन का परिभाषा तो यही है कि मुद्रा वो वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। यानी मुद्रा वो वस्तु है जिसे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है, वही मुद्रा है। किसके अनुसार? सेलिगमैन का अनुसार। और रॉबर्टसन का परिभाषा भी खासकर कहां पर खरा उतरता है? स्वीकृति के आधार पर। यानी अल्फ्रेड मार्शल, सेलिगमैन और रॉबर्टसन जैसे अर्थशास्त्री, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबर्टसन और सेलिगमैन जैसे अर्थशास्त्री मुद्रा ऐसी वस्तु को मानने के लिए तैयार हुए हैं जिसे लोग क्या प्रदान कर दे? स्वीकृति प्रदान कर दे। इन अर्थशास्त्रियों के नजर में जो वस्तु स्वीकार करने योग्य नहीं है लोगों के द्वारा, निश्चित है वो मुद्रा भी नहीं है। क्लियर हो गया?
कई अर्थशास्त्री है जो मुद्रा की परिभाषा स्वीकृति के आधार पर न देकर मुद्रा की परिभाषा को किस आधार पर दिए हैं? कार्य के आधार पर दिए हैं। उदाहरण के लिए आप कोलबर्न की परिभाषा को पढ़ लीजिए, आप क्राउथर के परिभाषा को पढ़ लीजिए, आप प्रोफेसर हार्टले विदर्स के परिभाषा को पढ़ लीजिए। इन सब के परिभाषा किस पर आधारित है? कार्य पर आधारित है। और प्रोफेसर हार्टले विदर्स का तो परिभाषा यही है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। कोलबर्न का भी परिभाषा यही है, मुद्रा वो है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन और मूल्य संचय का कार्य करती है। मूल्य संचय का मतलब बचत करना। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा किस पर दिए हैं? और स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को परिभाषित करने का कार्य किन किन अर्थशास्त्रियों ने किया है? किन किन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा कार्य के आधार पर दिया है? मुद्रा भुगतान के साधन और मूल्य मापन का साधन है, यह किसने कहा है? मुद्रा भुगतान एवं मूल्य मापन का साधन है, यह किसने कहा है? कोलबर्न ने कहा। और एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है प्रोफेसर नेप। प्रोफेसर नेप तो अलग ही दिमाग लगा दिए हैं परिभाषा देने में। प्रोफेसर नेप का कहना है कि मुद्रा वो सारी वस्तु हो सकती है जिसे एक राज्य मुद्रा घोषित। प्रोफेसर नेप के परिभाषा में जो राज्य शब्द का जिक्र किया गया है वो वर्तमान समय में केंद्र पर ही फिट बैठता है दोस्तों। यानी प्रोफेसर नेप का कहना सरकार जिसे भी मुद्रा घोषित कर दे वो मुद्रा हो जाएगा। अर्थात प्रोफेसर का ये जो परिभाषा वो कैसा है? वैधानिक परिभाषा, लीगल डिफिनेशन है। तो वर्तमान समय में मुद्रा के कार्य इतने व्यापक हो चुके हैं, इतने विस्तृत हो चुके हैं कि एक परिभाषा देना संभव नहीं है। तो जब मुद्रा का एक परिभाषा देना संभव भी नहीं है तो हम देंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सहायता लेंगे अर्थशास्त्रियों का जो समय समय पर मुद्रा को परिभाषित करने का कार्य करेंगे। ढेर सारे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को परिभाषित करने का कार्य किया है और मुद्रा के उन ढेर सारे परिभाषाओं को आप कितने कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं? और वो कैटेगरी है स्वीकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषा, कार्य के आधार पर मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा की वैधानिक परिभाषा। मुद्रा का लीगल डिफिनेशन किसने दिया है? क्लियर हो गया? एक बार भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री का जो परिभाषा नजर दोहरा लीजिए और ध्यान दीजिएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका है? हार्टले विदर्स का है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने, मैं ये शायद कंप्लेन किया था कि दृष्टि क्विक बुक आता है दृष्टि पब्लिकेशन का, उस क्विक बुक में मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा में किसी और अर्थशास्त्री का नाम दिया जाता है। तो फिलहाल आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा क्योंकि हमने 9th क्लास के जो पुस्तक देखे हैं उसमें प्रोफेसर हार्टले विदर्स का ही कथन है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। क्लियर? तो फिलहाल हमारी बातों को आप सही मानिएगा, जब जरूरत होगा देखेंगे, रिसर्च थोड़ा हम करेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। क्लियर हो गया? मुद्रा का परिभाषा समझ गए? मुद्रा का परिभाषा सब एक एक करके याद करना होगा और मेन परिभाषा तो याद हो गया। मुद्रा वो वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है। क्योंकि पहली बार मुद्रा का आविष्कार किन कार्यों को आसान बनाने के लिए हुआ था, इसलिए मुद्रा का सबसे सही परिभाषा ये होगा कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कर। कोई भारतीय अर्थशास्त्री ने मुद्रा की परिभाषा नहीं दिया था। नहीं दोस्तों, जब मुद्रा की परिभाषा देने का टाइम था तो भारतीय अर्थशास्त्री आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या हुआ?
सही बात है। क्लियर हो गया। मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया है? क्लियर। आपके पास मुद्रा है तो क्या आप सब कुछ खरीद सकते हैं? नहीं। आपके पास मुद्रा है तो आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। आप केवल वो खरीद सकते जो बिक रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? जो बिक ही नहीं रहा है उसको आप खरीद लीजिएगा? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी बोलचाल की बात से हम बोल देते हैं अरे पैसा है कुछ भी खरीद लेंगे। नहीं, गलत। आपके पास पैसा तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, केवल वही खरीद सकते हैं जो बाजार में बिक रहा है और बिकने के लिए तैयार है। क्लियर है कि नहीं है? क्या मुद्रा से समृद्धि ग्रोथ को खरीदा जा सकता है? नहीं। ध्यान रखिएगा, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा केवल एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन में खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, बस, और कुछ नहीं है। मुद्रा से समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती है, मुद्रा से विकास नहीं खरीदा जा सकता है, और मुद्रा से सब कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता है दोस्तों। क्लियर? क्लियर बात समझ गए कि नहीं? आइए दोस्तों अब समझते हैं आदेश मुद्रा, फिएट मनी। आदेश मुद्रा क्या है और न्यास मुद्रा, फ्यूडेसरी मनी क्या है? आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा क्या है, न्यास मुद्रा क्या है? बहुत कम का अंतर है दोस्तों। ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है उसे क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा। जैसे भारत में भारत के जितने भी कागजी नोट और जितने भी धातुई सिक्के हैं, धातुई, सब कैसी मुद्रा है? आदेश मुद्रा। ऐसा मुद्रा जो सरकार के आदेश के अनुरूप अर्थव्यवस्था में गतिशील रहती है उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश के अनुरूप अर्थव्यवस्था में गतिशील रहती है उसे क्या कहते हैं? जितने भी कागजी नोट है वो सरकार के आदेश से चल रहे हैं क्योंकि उस पर केंद्र सरकार का गारंटी है। जितने भी धातुई सिक्के हैं उस पर भी सरकार की गारंटी है, तब वो चल रहे हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा सरकार के आदेश पर चलती है या सरकार के केंद्रीय बैंक जो मुद्रा छाप कर या सिक्के ढाल कर चलाती है वो क्या कहलाती है? लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्रा है जो सरकार के आदेश से नहीं चलती है बल्कि दो लोगों के आपसी विश्वास पर चलती है। उदाहरण के लिए चेक, ड्राफ्ट, सोना, चांदी, ये सब भी भूमिका निभाते हैं। किसका? ये सब सरकार के आदेश से नहीं चलता है। आपको कोई चेक दे रहा है अपने खर्चा चुकाने के लिए तो आप चेक लेने से मना भी कर सकते, ना चेक नहीं लेंगे। लेकिन आप नोट लेने से मना नहीं कर सकते। कानूनी रूप से कोई व्यक्ति अपना खर्चा चुकाने के लिए आपको नोट दे रहा है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको चेक दिया जा रहा है कोई व्यक्ति के द्वारा तो आप चेक लेने से मना कर सकते हैं क्योंकि यह आदेश पर नहीं चल रहा है।
तो कुछ ऐसे भी मुद्रा के स्वरूप है जो सरकार के आदेश पर तो नहीं परंतु दो लोगों के आपसी विश्वास पर चलते हैं। ऐसे मुद्रा को क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा। आपको कोई चेक देगा, आपको उस व्यक्ति पर विश्वास होगा तभी ना चेक लीजिएगा। जब तक विश्वास नहीं रहेगा तो आप उसका चेक लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। आपको डर होगा कि कहीं अकाउंट में पैसे न हो, चेक काट दे, और जब बैंक जाए तो ये गायब हो जाए। ये बात तो अलग है कि अकाउंट पर पैसा अगर चेक फेल हो गया तो ये बड़ी खतरनाक कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी ये होते रहते हैं। तो आप पर आपको दूसरे लोगों पर विश्वास है तब उस लोग का आप चेक स्वीकार कर सकते हैं, ड्राफ्ट स्वीकार कर सकते हैं, सोना स्वीकार कर सकते हैं, चांदी के सिक्के स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि लेने देने वाले दो व्यक्ति के आपसी विश्वास पर चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आदेश मुद्रा क्या है, न्यास मुद्रा क्या है? क्लियर हो गया जी? चेक, ड्राफ्ट, सोना, चांदी, ये सब कैसा मुद्रा है? न्यास मुद्रा है। कागजी नोट कैसा मुद्रा है? आदेश मुद्रा है। धातुई सिक्के कैसे मुद्रा है? आदेश मुद्रा है। क्लियर बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई। आई से याद आया कि फिल्म है साउथ में आई, देखे हैं? आइए दोस्तों, अब समझते हैं मुद्रा का वस्तु मूल्य तथा मौद्रिक मूल्य। मुद्रा का वस्तु मूल्य और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। और ये बात लागू होते हैं केवल किस मुद्रा के संदर्भ में? आदेश मुद्रा के संदर्भ में ये बात लागू होता है। जो न्यास मुद्रा है उसके संदर्भ में हम वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य की बात नहीं करते। वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य की बात केवल हम आदेश मुद्रा के साथ करते। तो वस्तु मूल्य क्या है और मौद्रिक मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप 100 रुपए के नोट देखे हैं, फिर अपना दिमाग लगा रहे हैं। पहले हम जो बोल रहे हैं उसे आप सावधानी पूर्वक सुन लीजिए क्या, और उसके बाद तो आपको घर पर जाकर पढ़ना है। दिमाग लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र है ही। और आजकल जो है ना, आजकल एक अलग टाइप का ट्रेंड चल रहा है। कुछ विद्यार्थी एक बार पढ़ लेता, उसके बाद घर पर बैठकर आराम से पढ़ रहा है। जब रिजल्ट हो जाता है, हम कोचिंग में थोड़े गए थे, हम सेल्फ स्टडी किए थे। ऐसा एक विद्यार्थी माइक में बोल दिया और हम उसको जानते थे और उससे दोस्ताना संबंध था। घर पर गए, ऊपरे में था बायोलॉजी बिट्टू झा। तब उसको बोले तुम तो मेरा दोस्त था, बोलिए देता, मेरा नाम ले देता तो क्या हो जाता। तो बोला नहीं, यूट्यूबर आया था, 2000 रुपया दिया, कहा कि बोलिए सेल्फ स्टडी पर बोलिए। तो बोल दिए। कल ठीक है, दे दो 1000 हमको दे दो। ठीक है। और एक बड़ी बहस को छेड़ दिया गया, सेल्फ स्टडी बेहतर है, कोचिंग बेहतर है। तो ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी तो अनिवार्य है। हम ये कह ही नहीं सकते कि बेहतर है कि नहीं है, वो अनिवार्य है।
आप कोचिंग आते हैं विषय वस्तु को समझने के लिए, बाकी जो विषय वस्तु की समझ आपको कोचिंग में विकसित हुई है उसको पूरी तरह से उस पर आधारित क्वेश्चन को आप तभी नहीं याद करिएगा जब सेल्फ स्टडी करिएगा। तो सेल्फ स्टडी बेहतर है कि नहीं है, इस पर कोई सवाल होने नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी अनिवार्य है। और एक चीज और, मार्केट में लुसेंट से रिजल्ट होता, आज भी लुसेंट से तो लुसेंट से रिजल्ट रहता है। औकात है किसी को पढ़ लेगा 28 दिन में लुसेंट? हम क्या लुसेंटे न पढ़ा रहे हैं? हम जो पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं कि बीएससी एमएससी वाला कोर्स यहां पर लॉन्च कर दिए क्या? आप जाकर आज लुसेंट में मुद्रा को पढ़िएगा, जो बात बताए वही सब बात उसमें है। बस अंतर यहां है कि हम आपको इस तरीके से मुद्रा को सामने रखें, आपके सामने रखे हैं कि अब आपके लिए लुसेंट पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल लुसेंट पढ़ने से रिजल्ट होता, हम इस बात पर कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन उसके पढ़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, वही काम हम आपको आसान बनाकर देते हैं। अब आप जाइए, अर्थशास्त्र का पहले चैप्टर लुसेंट में मुद्रा है, और आज जाकर मुद्रा को पढ़िएगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं उसको। तो हम मुद्रा का वस्तु मूल्य और मुद्रा का मौद्रिक मूल्य पर बात कर रहे हैं। जैसे कि 100 रुपए का कागजी नोट है, उस पर लिखा हुआ है कितना, तो एक मुद्रा पर जितना लिखा हुआ है ना वही उसका क्या कहलाता है, मौद्रिक मूल्य। एक मुद्रा पर जितना अंकित है वही उस मुद्रा का, यानी 50 रुपए के नोट का मौद्रिक मूल्य 50 रुपए है, 10 रुपए के सिक्के का मौद्रिक मूल्य 10 रुपए है, 500 रुपए के नोट का मौद्रिक मूल्य 500 रुपए है, 2000 के नोट का मौद्रिक मूल्य 2000 है। मुद्रा अथवा मुद्रा का मौद्रिक मूल्य का मतलब कागजी नोट और धातुई सिक्के पर जो अंकित रहता है, कागजी नोट और धातुई सिक्के पर जो अंक अंकित रहता है वही उस नोट अथवा सिक्के का कहलाता है मौद्रिक मूल्य। आपसे पूछ देगा कि 200 रुपए के कागजी नोट जो कि आदेश मुद्रा है उसका मौद्रिक मूल्य कितना होगा, 200 ही होगा। अब एक है दोस्तों क्या, वस्तु मूल्य। वस्तु मूल्य क्या है, तो एक कागजी नोट अथवा धातुई सिक्के को तैयार करने में आरबीआई को जितना खर्च करना पड़ता उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में कागजी नोट और धातुई सिक्के बनाने का कार्यभार संपूर्ण आरबीआई के अंतर्गत है, आरबीआई के पास है। कागजी नोट किसके नियंत्रण में छपेगा, किसके आदेश से छपेगा, आरबीआई। धातुई सिक्के भी किसके नियंत्रण या आदेश से ढलाई होगा, तो आरबीआई जब नोट को छपाई करेगा या धातु सिक्के को ढालेगा टकसाल में, तो उसमें कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा। तो नोट को छापने में जितना खर्चा हुआ है, सिक्के को ढालने में आरबीआई को जितना खर्चा हुआ है, उसे उस मुद्रा का क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए 100 रुपए के नोट को छापने में आरबीआई को कागज लगा कितना का, 5 रुपया का, स्याही लगा कितना का, तो 3 रुपया का मान लेते हैं। 100 रुपए के कागज ज्यादा से ज्यादा 5 टका कागज होगा, 5 भी इसलिए लिख दे कि थोड़ा स्टैंडर्ड कागज रहता है, नहीं तो यहाँ 5 रुपए में तो अखबार मिल जाता है छप के। तो मान लेते हैं कि आरबीआई को 100 रुपए के नोट में जितना कागज लगा उसका दाम कितना है, 5 है। स्याही भी लगा होगा, इंक मान लेते हैं इंक कितना का है, अन्य खर्चा मान लेते हैं कितना हो गया, अन्य खर्चा कितना मान लेते हैं, 2 रुपया मान लेते हैं, तो 5 3 8 2, यानी 100 रुपए के नोट का वस्तु मूल्य कितना हो गया। इसका मतलब है कि 100 रुपए के नोट को छापने में आरबीआई को कुल कितना खर्चा करना पड़ा।
तो कागजी नोट अथवा धातुई सिक्के पर जो अंक अंकित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मौद्रिक मूल्य कहलाते हैं। और आरबीआई को या भारतीय रिजर्व बैंक को कागजी नोट सिक्के को डालने में या एक मुद्रा को बनाने में, छापने में जितना खर्च होता है वो मुद्रा का वस्तु मूल्य कहलाता है। और जितने भी कागजी नोट और सिक्के होते हैं, जितने भी कागजी नोट और सिक्के होते हैं उसका वस्तु मूल्य से कई गुना ज्यादा होता है। क्या? मौद्रिक। जितने भी आदेश मुद्रा है, चाहे वो नोट हो या सिक्के हो, उसका वस्तु मूल्य कम और मौद्रिक मूल्य बहुत है ज्यादा। सिक्के का भी 10 रुपए के सिक्का में 10 रुपया से कम का धातु लगा होता है। 10 रुपए के सिक्के में 10 रुपए से ज्यादा का धातु लगा देंगे तो लोग सिक्का को गलाकर धातु बनाकर बेच लेगा, है कि नहीं है? 5 रुपए के सिक्के में ऐसा एक बार हुआ था। 5 रुपए के सिक्के में आरबीआई ने एक समय में इतना धातु डाल दिया था कि उस धातु को गलाकर 10-20 ब्लेड बनाए जा सकते थे। एक बार 5 रुपए का एक मोटा सिक्का लॉन्च किया था आरबीआई, और उस सिक्के को गला करके इतना धातु प्राप्त होता था कि उससे कम 10 ब्लेड बनाया जाए। तो फिर भारत से उस मोटे 5 रुपए के सिक्के की तस्करी होने लगी। कहां? तो नेपाल और बांग्लादेश। 5 रुपए के सिक्के नेपाल और बांग्लादेश तस्करी होकर जाते थे, वहां उसको गलाकर ब्लेड बनाए जाते थे और फिर ब्लेड को बांग्लादेश नेपाल में सस्ते दामों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। आरबीआई को पता चला, आरबीआई तो मुद्रा पर कड़ी निगरानी रखता है। आरबीआई देख रहा था कि 5 रुपए का मोटा सिक्का ढाल रहे हैं, गायब हो रहा है, क्या हो रहा है। तब आरबीआई को भनक लगा कि इसमें तो ऐसा ऐसा खेल हो रहा है। तब आरबीआई ने 5 रुपए के सिक्का को पतला कर दो, पतला, जल्दी से पतला। और वैसे 1 रुपए के सिक्के के साथ हो रहा था। 1 रुपए के बड़े सिक्के चलते थे और उसमें इतनी धातु रहती थी कि उसको गला करके 5 ब्लेड बनाए जा सकते थे। आरबीआई को फिर दिमाग चके कि सिक्का को भी छोटा कर दो। तो फिर 1 रुपए के सिक्के को भी क्या किया गया? छोटा किया गया। अब देखेंगे बड़ा नहीं चलता है, केवल छोटा मिलेगा। क्यों? तो 1 रुपए के सिक्के को गलाकर कोई व्यक्ति 5 ब्लेड, 2 ब्लेड तक बना लेते थे। अब 2 ब्लेड बन गया तो 2 दूनी 4 रुपया तो हो ही जाएगा कम से कम। 1 रुपए का सीधे 4 रुपए। तो फिर 1 रुपए के सिक्के को भी आरबीआई क्या कर दिया? छोटा कर दिया। दोस्तों, आरबीआई एक साथ बहुत सारा नोट छापकर भारत की संपूर्ण गरीबी को दूर नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन है। अब देखिए, मुद्रा गरीबी दूर करने के लिए है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, गरीबी दूर करने की इकाई नहीं है। जितना चीज बिकने के लिए तैयार है उतना ही मुद्रा ना आरबीआई रेडी रखेगा। अब बिकने के लिए है 100 करोड़ का सामान, अब मुद्रा जारी कर दिए हैं 200 करोड़ का, तो फिर उस मुद्रा का कोई वैल्यू रहेगा? तब फिर बेनुजुला बन जाएगा। बोरा में लेकर जाइए मुद्रा और पॉलिथीन में खरीद लेकर लाइए सामान। ध्यान दीजिए, मुद्रा से गरीबी नहीं दूर हो सकती है। मुद्रा से ग्रोथ और विकास को नहीं खरीदा जा सकता है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो आपके खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। तो क्या मुद्रा के वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य को समझ गए हैं? कभी भी मुद्रा का मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों समझेंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार भिन्न भिन्न कार्य और विशेषताओं के आधार पर, भिन्न भिन्न कार्य और विशेषताओं के आधार पर मुद्रा को कई भागों में बांटा गया है। और मुद्रा को जितने भी भागों में बांटा गया है उसका अध्ययन अगले क्लास में, कल के क्लास में करेंगे। क्लियर? क्या ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना?
और सब जा कर के कोचिंग का जो बांस है उसका फोटो खींचिए और सीधे थानेदार जितना भी प्रशासनिक है सबको सेंड करिए। और नहीं तो किसी का कौन कपाट ढहेगा तो बाद में ये नहीं कहिएगा कि बिट्टू जा हमको इलाज करने का पैसा दीजिए, ठीक है, या कोई दुखनमा हमको मत सुनाइएगा।